जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 15 दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर रियल तरीके से 100% ऑथेंटिक तरीके से आपको यहाँ पर एनालिसिस करवाएंगे, 100% करवाएंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप उन सारे वीडियोस को वॉच कर सको। तो ज़्यादा टाइम टेकिंग ये क्लास नहीं रहेगी। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए 100% रियल अथेंटिक तरीके से उनको हम यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा टाइम न लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप यानी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी। जहां पर ये आपको हूबहू 4 ऑप्शन मिले थे, जिसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट किए होंगे, यानी कि सही उत्तर आपका नई दिल्ली भारत के साथ जाना चाहिए। 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर ये आपका जो दुनिया की प्रमुख पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता थी 2025 की, इसका आयोजन 27 दिसंबर यानी 5 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली भारत के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत में पहली बार आयोजित ऐसी बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता थी। तो इस क्रम में जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट आवंटित किया गया है। जहां पर ये आपको हूबहू 4 ऑप्शन मिले थे। 4 ऑप्शंस में से इसमें से करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लगाए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लॉक किए होंगे उनका राइट आंसर हो जाता है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए लगभग इतने करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक खर्च का संकेत देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके आए होंगे उनका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक के अरुमुगम जी हैं, राहुल भारती, एरोल डी क्रूज या के अरुगमन और एरोल डी क्रूज, रामचंद्र गुआ और के अरुगम। तो इसमें से आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट क्लिक करे होंगे, यानी के अरुगम और एरोल डी क्रूज ने यहाँ पर मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक को इतिहासकार अरुगम हॉकी इतिहासकार और एरोल डी क्रूज पत्रकार ने मिलकर लिखा है और इसे 18 मार्च 2025 को भारत की यानी 1975 हॉकी विश्व कप जीत की स्वर्ण जयंती पर जारी किया गया था। तो ये एक प्लस पॉइंट आप सभी के लिए बनता है। तो ये आपको जो कि सारांश आपको मिलता है ये जरूर आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देना, आपको निश्चित ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि बल 5 न्यूटन है और विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा। 5 जूल, 10 जूल, 25 जूल या 0 जूल। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन यानी सी 25 जूल आपका किया गया कार्य होगा। अगर हम लोग बात करें कार्य का सूत्र क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू डी, जहाँ एफ यहाँ पर आपका 5 न्यूटन यानी दिया गया था, बल जिसको बोलते हो, डी 5 मीटर विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो वर्क इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 जूल निकल करके आएगा। तो इसलिए आपका किया गया कार्य 25 जूल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, आईएनएस तमाल भारत को किस देश ने दिया है। तो फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम। इसमें से करेक्ट आंसर बताइए किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। जो भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को स्टूडेंट लॉक किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आईएनएस तमाल भारत को रूस द्वारा सौंपा गया है। यह युद्धपोत रूस के यांतर शिपयार्ड
कलिंग निर्गराद से निर्मित होकर भारतीय नौसेना को दिया गया था। तो ये प्लस पॉइंट आपको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, डॉक्टर दुर्वर नागेश्वर रेड्डी को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? साहित्य एवं शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, मेडिसिन, सामाजिक कार्य। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डॉक्टर दुर्वर नागेश रेड्डी पद्म विभूषण 2025 चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में इनको दिया गया था, कारण स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था आज की शिफ्ट में, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो यहाँ पर आपको हूबहू ये ऑप्शंस मिले थे, इसमें से करेक्ट आंसर क्या? नई दिल्ली भारत, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत, या बेंगलुरु कर्नाटक भारत, मुंबई महाराष्ट्र भारत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत आपका हो जाता है, जो कि 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नेतृत्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से ये पूछा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 89 या फिर 75 या 101 या 110। तो यहाँ पर जो है आपकी सीटें कितनी थी? देखिए करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट 89 यानी कि 89 के साथ जो भी स्टूडेंट किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कुल 89 सीटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, वर्ष 2025 में इसरो ने 100वें मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण का यान उपयोग किया है? तो यहाँ पर आपका ये दिया गया था PSLV-C58 या GSLV-F15, SSLV-D2 या LVM-3। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि GSLV। इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए GSLV-F15 प्रक्षेपण यान का उपयोग किया। इस मिशन में NVS2 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, ये आपको करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन था। CaSO यहाँ पर 4.2H2O या CaSO4H2O, CaCO3 या CaO। तो यहाँ पर आपने अगर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया होगा, CaSO4.5H2O आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पर रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, चीन में पाया जाने वाला वीजा किस क्षेत्र के लिए शुरू किया गया? पर्यटन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सामान्य या उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आपका करेक्ट हो जाता है। चीन ने अपना नया के वीजा मुख्य रूप से विदेशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के युवाओं और प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए शुरू किया है। यह साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के क्षेत्रों के प्रोफेशनल को चीन में आने और काम अनुसंधान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा में नहीं बल्कि वह वक्र रेखा कक्षा में क्यों घूमता है? तो ये क्यों घूमता है भाई? चंद्रमा सीधी रेखा में नहीं बल्कि वक्र यानी कि वृत्ताकार अंडाकार पथ पर घूमता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल उसे लगातार अपनी ओर खींचता है और अभिकेंद्री बल जो है क्षैतिज गति इसमें है। जड़त्व जो ऑब्लिक में आप लोग लिख सकते हैं उसे अंतरिक्ष में सीधी रेखा में जाने से रोकती हैं। इन दोनों बलों में खिंचाव और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इसके संतुलन के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर वक्र कक्षा में घूमता रहता है, जैसे कोई धागे में बंधी हुई गेंद घुमाता रहता हो। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला ये पूछा गया था कि विवादों में रहे कांचा गाचीबोली वन क्षेत्र का मुख्य क्षेत्रफल कितना होता है? ये आपसे पूछा गया था। तो क्या लगभग 150 एकड़, लगभग 250 एकड़, लगभग 400 एकड़ या 700 एकड़? इसमें से अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा लगभग 400 एकड़, तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। कांचा गाची बौवली वन क्षेत्र 400 एकड़ में फैला हुआ है, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास, और इसके इलाके को लेकर भारी विरोध और विवाद भी हुआ था यहाँ पर। ठीक है,
नेक्स्ट ये आपसे पूछता है कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अम्ल और क्षार के रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा यानी ताप उत्सर्जित करती है ये क्रिया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या गोनोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया एवं सिफिलिस दोनों, या वाट जननांग मत्स्य। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, यानी गोनोरिया सिफिलिस दोनों ये हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक यौन संचरित रोग है जो कि वाट जननांग मत्स्य वायरस के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद विचलित क्यों हो जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विचलित अलग अलग रंगों में बट कर हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है जिसको विव्योर बोलते हो, और प्रिज्म के पदार्थ यानी कांच का अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रंग अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग होते हैं। छोटी तरंगदैर्घ्य वाले रंग अधिक मुड़ते हैं और लंबी लाल वाले कम मुड़ते हैं, जिससे वे अलग अलग कणों को अपवर्तित होकर स्पेक्ट्रम बना देते हैं। तो आपका ये इसी कारण से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था लार्वा अवस्था के कारण मेढक किस प्रक्रिया द्वारा जवान बनता है, एडल्ट जिसको बोलते हो, कायांतरण, जनन, अलैंगिक जनन या पुनर्जनन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये कायांतरण के कारण बनता है। मेढक लार्वा टेडपोल अवस्था के से कायांतरण की प्रक्रिया द्वारा वयस्क यानी एडल्ट में बदल जाता है या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी हैं, 28.5 लाख करोड़ या 31.0 लाख करोड़ या 34.9 लाख करोड़, 40.0 लाख करोड़। तो यहाँ पर आपने अगर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, 34.9 लाख करोड़ आपका करेक्ट हो जाता है। वर्ष 2025-26 में भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां ऋण को छोड़कर लगभग 34.96 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया है। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो यहाँ पर दिए गए हैं। क्या उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर क्या उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। अवतल दर्पण सौर भट्टी में प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने में उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ, कथन 1 और 2 के साथ सही कर देना, क्योंकि हिंदी में अगर संक्षिप्त व्याख्या अगर की जाए तो उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष 1 और दोनों सही हैं। अगला देखिए, यहाँ पर कह रहा जाइलम यानी जाइलम में कौन सा ऊतक सहायक होता है। तो जाइलम में प्रमुख 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनता है जाइलम। जाइलम जो होता है ये प्रमुख 4 प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। एक संवाहिनी जो वाहिकाएं और जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, जिसमें से वाहिकाएं जो वाहिकाएं होती हैं और वाहिनियां होती है, ये मुख्य रूप से जल संवहन करती हैं, जबकि तंतु यांत्रिक सहारा और मृदुतक भोजन भंडारण व जल के पार्श्व संवहन में मदद करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, केवल लवण और जल या लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, केवल लवण और हाइड्रोजन गैस, केवल जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जहां पर ये आपकी रिएक्शन दी गई है CaCO3 + 2 HCl मिलकर के बनाते हैं CaCl2 + H2O + CO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि फ्यूज को घरों की विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जो फ्यूज होता है वो घरों के विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, या न्यूट्रल तार के समांतर, फेज और न्यूट्रल दोनों के समांतर, फेज तार के श्रेणी क्रम में या न्यूट्रल तार के श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा कि ये फेज तार के श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में जुड़े होते हैं, यानी घरों की विद्युत परिपथ जो होती है ये फ्यूज को हमेशा फेज लाइव
तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि अधिक धारा होने पर सप्लाई तुरंत कट जाए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, एस्को से धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, या होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संचारण या परिष्करण, धातुक्रम, मिश्र धातुकरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धातुक्रम हो जाता है। ठीक है, अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुक्रम कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कारण घूर्णन परिक्रमण करती है। तो पृथ्वी के पूर्ण के कारण या घूर्णन के कारण, सूर्य के चुंबकीय बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्र वेग के कारण। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अग्र वेग के कारण, तो ये आपका चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल और इसके कारण ही परिक्रमण करती है या परिक्रमण करती है। अगला देखिए कह रहा है, ये तंत्रिका कर लेना। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम किन भागों से मिलकर बना होता है, हृदय और फेफड़े, यकृत और गुर्दे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मांसपेशियां और अस्थियां। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर इंडोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है। इंडोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग रक्त की सांद्रता ज्ञात करना, हृदय की आकृति और आकार की जांच करना, धमनियों की सफाई या करने में, धमनियों की सफाई करने या अन्य कार्य में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि हृदय की आकृति और कार्य की जांच करने के लिए हम लोग किसका इकोकार्डियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड का उपयोग हृदय की संरचना, आंतरिक और उसके कार्य की जांच के लिए ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, मानव द्वारा बनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती है। तो कौन सी वस्तु ऐसी है जो बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होती है, मिट्टी, प्लास्टिक, फल या पेड़। तो भैया प्लास्टिक दूर से ही दिख रहा है, तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को क्लिक करना है। प्लास्टिक जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित नहीं होता है। अगला देखिए कह रहा है, ए और बी किसी काम को मिलकर 24 दिनों में करते हैं। यदि दूसरा आदमी बी पहले आदमी ए से 14 दिन अधिक समय लेता है, 14 दिन अधिक समय लेता है, तो दूसरा आदमी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 36, 42, 48 या 56 दिन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 56 दिन लग जाएंगे उसको। ए और बी मिलकर काम करते हैं 24 दिनों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बी ए से 14 दिन अधिक काम कर लेता है, तो यहाँ पर ए काम करता है 42 दिन, तो बी यहाँ पर 42 में 14 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर 56 दिन टोटल निकल के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नहीं है, तो ये आज आपकी 15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए आपके सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपको हूबहू डिक्टो करवा दिया है। जो भी एक आधे क्वेश्चन आपके छूट गए हैं वो स्टूडेंट के द्वारा हमें नहीं भेजे गए या हम तक नहीं पहुंच पाए, वही क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की थी, जितने क्वेश्चंस हमें प्राप्त हो सके मैं आपको वो सभी क्वेश्चंस हूबहू आपको करवा दिए हैं। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे थे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और अभी तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट तो बाकी है, उसको भी देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर